स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न आज की क्विज का, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास के स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? ऑप्शन है बाघ बंगाल, शेर हिमालय, हाथी कर्नाटक तमिलनाडु के और केरल के वर्षावन में, भारतीय गैंडा असम में। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेर जो है हिमालय में नहीं पाए जाते हैं, ये जो आपके पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं गिर की पहाड़ी पर। कहां पर पाए जाते हैं? गिर की पहाड़ी पर इनका निवास स्थान माना जाता है। और गिर की पहाड़ी आपकी किस राज्य में विस्तारित है? तो ये पहाड़ी आपकी गुजरात राज्य में, कहां पर? गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में विस्तारित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान का जो आर्टिकल नंबर 3 है, कौन सा? संविधान का जो आर्टिकल नंबर 3 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी राज्य के नाम कामा क्षेत्र कामा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो नाम में भी परिवर्तन करने का राइट्स किसके पास है? संसद के पास है, जो यहाँ पर गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में वृद्धि कौन कर सकता है? तो राज्यों का के विधानसभा का जो कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। और संसद जो राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है वो कब बढ़ा सकता है? जब देश में क्या लागू हो? राष्ट्रीय आपात लागू हो। इस स्थिति में बढ़ा सकता है, देश में राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में संसद जो है राज्यों के विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके अकबर, अकबर के बाद आपका ऑप्शन है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल पूछ रहा है तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे संगीत कला या चित्रकला का स्वर्णकाल कहता तो आप ऑप्शन क्या करते? बी उत्तर करते, किंतु इसमें वास्तुकला अर्थात निर्माण कला की बात कहा गया तो शाहजहां हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इसका जो सही करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है ये आंदोलन वापस लिया था। और ये गांधी किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। किसके? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। और ये आंदोलन वापस लेने के पीछे प्रमुख कारण जो था वो 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने आधिकारिक रूप से 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को क्या किया था? स्थगित किया था। तो आंदोलन स्थगित की डेट क्या थी? 12 फरवरी 1922 और चौरी चौरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया? ऑप्शन है वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम,
वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉलेट एक्ट अधिनियम। कौन सा? रॉलेट एक्ट अधिनियम, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? काला कानून कहा जाता है, या इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो आपसे गांधी इरविन समझौता पूछ रहा है, तो अभी पहले देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने को लेकर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता के नाम से, या इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया, और वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिभाग करने के लिए क्या हुए? राजी हुए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वर्ष 1930, 1931 और 1932। 1930, 1931 और 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और गांधी जी या कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही प्रतिभाग की थी, और गांधी जी जो है कांग्रेस की ओर से शामिल होने के लिए लंदन गए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस दौरान जो भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 से लेकर के और 1922 के बीच में आंदोलन चला था। ठीक है ना, और इस आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम जो है आपका वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो साड़ी उद्योग के लिए अर्थात कपड़ा उद्योग के लिए मुख्यतः फेमस है, मगर कपड़े में भी मुख्य रूप से किसका? साड़ी उद्योग का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? तो किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है। उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 से लेकर के और 232 के बीच में किया गया। कहां से कहां तक? 214 से 232। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, एक देश के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु एक प्रकार का कानून होगा, संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 44। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका होगा आर्टिकल नंबर 44 अर्थात डी ऑप्शन, जिसके अंतर्गत एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। क्या है? एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं ऑप्शन है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 59 अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप आर्टिकल 56 में कार्यकाल, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन और आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में उल्लेख या अर्हता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेदों में राज्यसभा के विशेषाधिकार का उल्लेख है? तो राज्यसभा के विशेषाधिकार अनुच्छेद 249 में भी आते हैं, अनुच्छेद 312 में भी आते हैं, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? सी उत्तर करेक्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 और सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का निर्माण करती है? तो संसद
मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो विधि बनाती है उसमें आर्टिकल नंबर 35 का प्रयोग करती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को किसके परामर्श के साथ बुला और आयोजित करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के पूर्व परामर्श, ऑप्शन नंबर बी, किसके पूर्व परामर्श पर? जो है प्रधानमंत्री के पूर्व परामर्श पर संसद के सत्र को बुलाता है और उसका क्या करता है? सत्रावसान करता है। और इसमें जो राष्ट्रपति प्रयोग करता है वो किस आर्टिकल का प्रयोग करता है? आर्टिकल नंबर 85 का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अनुच्छेद 85 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन है 50A, 50B, 51A, 51B। तो ये जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 51A, जो आपका 42वें संविधान संशोधन, कौन से? 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य जो है संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में आते हैं? तो ये आपके भाग 4A में आते हैं। और अनुच्छेद अगर कहे तो अनुच्छेद आपका 51A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51A। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? आपको इसमें बताना कि कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम अर्थात ढाल के विपरीत दिशा में नहीं बहती। ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, लूनी और ताप्ती। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कावेरी रिवर करेक्ट होगा। क्योंकि कावेरी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नदी निकलती ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? ये पहाड़ी आपकी कर्नाटक राज्य में है। ये नदी कर्नाटक, उसके बाद आपका केरल, केरल के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी से होते हुए कहां पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? तो वो पश्चिम से पूरब बहती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहां तक सीमित हैं? तो भारत में जो काली मिट्टी के क्षेत्र है वो आपके मध्य दक्षिण क्षेत्र तक सीमित है। कहां तक? मध्य दक्षिण क्षेत्र तक सीमित है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? रेगड़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगड़ मृदा इसे कहा जाता है। ये मुख्यतः भारत में दक्कन के पठार, कहां पर? दक्कन के पठार पर, दक्कन के पठार पर, और दूसरा आपका मालवा के पठार पर विस्तारित है। तो दक्कन का पठार और मालवा का जो पठार है वहां पर मुख्य रूप से किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? काली मृदा का, जिसका स्थानीय नाम क्या है? रेगड़ मृदा भी है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर सबसे ज्यादा विस्तार देखा जाए इस मृदा का तो किस राज्य में मिलता है? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर मिलता है? ये महाराष्ट्र राज्य में मिलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने? दो प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी के। एक आपका खादर जलोढ़ होता है। कौन सा? खादर जलोढ़ होता है। और एक आपका बांगर जलोढ़ होता है। कौन सा? बांगर जलोढ़। तो जो खादर जलोढ़ होता है वो नवीन जलोढ़ होता है अर्थात नया जलोढ़ होता है। और जो बांगर जलोढ़ होता है वो प्राचीन जलोढ़ होता है। कौन सा? प्राचीन जलोढ़ होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा? नई जलोढ़। तो नई जलोढ़ का नाम क्या होगा? खादर जलोढ़ हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में है? छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार और मालवा का पठार। तो जो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं, कौन सी? अरावली की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां मुख्यतः देखा जाए तो आपकी गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच में विस्तारित हैं। और जो विंध्य पहाड़ी है इसका मुख्य विस्तार जो है आपका वो जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और इन दोनों के बीच में जो पठार फैला है आपका, जो पठारी क्षेत्र इन दोनों के बीच में फैला है वो आपका है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार है। इसलिए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटर बिल्कुल सही है। हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, तो हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन लिखा जो गलत है। हिमालय में स्थित देश की सबसे ऊंची चोटी अगर कहेगा तो उत्तर क्या करेंगे? कंचनजंगा करेंगे। क्या कहेंगे? कंचनजंगा। ठीक है, देश की सबसे ऊंची चोटी
जो आपकी है वो गार्डबिन ऑस्टिन है, जो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, और जो है ये आपकी ट्रांस हिमालय में आती है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। तो हिमालय में स्थित देश की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? कंचनजंगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी हो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में ये पहाड़ियां हैं। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुडुचेरी से होकर भी ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण तट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मालाबार तट अगर देखा जाए तो मालाबार तट मुख्यतः किस राज्य के तट को कहते हैं? केरल राज्य के तट को कहते हैं। उत्तरी सरकार अगर तट देखा तो ये किस राज्य के तट को कहते हैं? ओडिशा राज्य के तट को कहते हैं। और कोंकण तट जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा राज्य के तट को कहते हैं। किसको? महाराष्ट्र और गोवा राज्य के तट को कहते हैं। तो कोरोमंडल तट कह रहा तो उत्तर क्या होगा आपका? सॉरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट तो कोरोमंडल तट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुई थी? पंजाब के अमृतसर जिले में हुई थी। कहां पर हुई थी? पंजाब के अमृतसर जिले में ये घटना हुई थी। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। धन्यवाद सभी लोगों को।